कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। आपको सवाल का जवाब देना है कि कौन सा पदार्थ मानव शरीर में किसका काम करता है, ईंधन का काम करता है। चलिए जवाब दीजिए, क्या वो प्रोटीन हो जाता है, या विटामिन हो जाता है, या कार्बोहाइड्रेट हो जाता है, या फिर जल हो जाता है। तो आप लोग बताइए कि कौन ईंधन का काम करता है। तो देखिए आप सबको पता है कि हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट ये किसका काम करता है मेरे छात्रों, ये ईंधन का काम करता है। किसका काम करता है, ईंधन का। अगर यहाँ से आपको ये भी सवाल पूछता कि शरीर में ऊर्जा यानी डायरेक्ट ऊर्जा कौन प्राप्त करता है, डायरेक्ट ऊर्जा अगर प्राप्त करने की बात करें तो आपका कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं इसके बाद बाकी आप प्रोटीन के बारे में जानते हैं। ये प्रोटीन किसका काम करता है, ये शरीर का निर्माण करने का काम करता है, यानी बॉडी को बनाने का काम करता है। कौन मेरे छात्रों, आपका प्रोटीन करता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ईंधन के रूप में आपका कार्बोहाइड्रेट काम करता है। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने में क्या है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान कौन करता है। आपको सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है, क्या कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, या फिर प्रोटीन हो जाएगा, या विटामिन हो जाएगा, या फिर वसा हो जाएगा। फटाफट बताइए। तो आपको बताते चले कि अगर आपको डायरेक्ट एनर्जी चाहिए, अगर आपको जल्दी एनर्जी चाहिए, तब आदमी किसका इस्तेमाल करता है, कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करता है। जैसे देखिएगा आप लोग, आदमी क्या खाता है, केला वगैरह खाता है। इससे आपको क्या मिलता है, डायरेक्ट एनर्जी मिलता है। क्यों, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है मेरे छात्रों। बाकी प्रोटीन आपका क्या करता है, ये आपका बॉडी फॉर्मेशन का काम करता है। ये किसका काम करता है, बॉडी फॉर्मेशन का काम करता है आपका प्रोटीन। उसके बाद आप ये भी जानते हैं कि जो आपका विटामिन है, विटामिन आपका क्या होता है, एक आपका जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। चलते हैं उसके बाद देखिए मेरे छात्रों, इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा कि सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान कौन करता है, आपका वसा जो है, वसा ये क्या करता है, सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है, वसा करता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में फटाफट। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है। देखिए आप लंबे समय तक अगर काम कीजिएगा तो क्या होता है, कुछ देर बाद आपके मांसपेशियों में थकान महसूस होता है। किस कारण से, आपको रीज़न बताना है। क्या ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी के कारण से, या फिर पेशी तंतु की थोड़ी बहुत टूट फूट की वजह से, या फिर ग्लूकोज का अपक्षय की वजह से, या फिर लैक्टिक एसिड का संचय की वजह से। तो आप लोग इस सवाल का जवाब दीजिए। देखिए आप सबको पता है कि इसका रीज़न क्या होता है कि लैक्टिक एसिड का संचय की वजह से। क्या होता है प्रिय छात्रों, लैक्टिक एसिड का संचय की वजह से। आप अगर फिजिकल वर्क कीजिएगा तो आपके मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जम जाता है, जिस वजह से आपका मांसपेशियां क्या होता है, दर्द होने लगता है। और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न में देखिए अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, प्रश्न नंबर 4 कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है, क्या 8 होती है, या 30 होती है, या 32 होती है, या फिर 34 होती है। आप लोग जवाब दीजिए। देखिए कमेंट बॉक्स में इसी तरह से आप लोग बताते चले। तो आप लोग बताइए प्रिय छात्रों की मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। तो कितनी हो जाएगी, 8 अस्थि हो जाएगी। कितनी, 8 हो जाएगी। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको ये भी सवाल पूछ सकता है कि एक मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है। मानव शरीर में अगर आपको बोले मानव शरीर में तो कितना हो जाएगा, 206 हड्डियाँ हो जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगर आपको बोल दे कि नवजात शिशु में, किसमें बोलते प्रिय छात्रों कि नवजात शिशु में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो नवजात में कितनी होती है, 300+ हड्डियाँ होती हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि आपके कंकाल में यानी खोपड़ी आपकी खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 8 होती है। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, देखिए अगला प्रश्न बोल रहा है, पढ़िए आप लोग फटाफट कि शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि यानी आपके शरीर की सर्वाधिक सबसे मजबूत हड्डी होती है। कौन सी होती है, क्या आपका जांग में होती है, या फिर जबड़े में होती है, या भुजा में होती है, या गर्दन में होती है। बताइए सर्वाधिक मजबूत हड्डी कहाँ पे होती है। आप लोग इसका जवाब दीजिए फटाफट। तो देखिए आप सबको पता है कि सर्वाधिक जो मजबूत हड्डी होती है वो कहाँ पे होती है, आपका आप सबको पता है कि वो जबड़े की हड्डी होती है। किसकी प्रिय छात्रों, जबड़े में होती है। कहाँ पे, जबड़े में। आपका जो जबड़ा है उसमें क्या होता है, सर्वाधिक प्रबल यानी मजबूत हड्डी पाया जाता है। और यहाँ से आपको ये भी सवाल पूछ सकता है कि जांग में जो जांग की हड्डी है ना, जांग की हड्डी जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, फीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फीमर बोलते हैं। फीमर ये क्या होता है, आपके शरीर का सबसे लंबी, हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी आपका जो जांग में पाया जाता है वो हो जाता है। उसके बाद आपको ये भी पूछ सकता है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो आपका क्या हो जाएगा, स्टेपीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों, स्टेपीज हो जाएगा। और ये कहाँ पे पाया जाता है सबसे छोटी हड्डी, ये आपका कान में पाया जाता है। इन सभी बातों को भी आप नोट करते हुए चलिएगा। तो चलते हैं इस सवाल के बाद चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपको क्या बोला देखिएगा
कि आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, क्या होते हैं आपका केंद्रक झिल्ली में होते हैं या फिर गुणसूत्रों में होते हैं या लाइसोसोम में होते हैं या फिर कोशिका कला में होते हैं। आप लोग बताइए कि जो जीन होता है वो कहाँ पे होता है, जो जीन है वो कहाँ पे आपका होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो देखिए आपका जो जीन है वो कहाँ पे होता है, वो आपका गुणसूत्रों में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है मेरे छात्रों, गुणसूत्रों में पाया जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये भी सवाल पूछ सकता है कि अनुवांशिक यूनिट किसे कहते हैं, अनुवांशिक यूनिट किसे कहा जाता है, तो अनुवांशिक यूनिट क्या हो जाएगा आपका, जीन हो जाएगा। और जीन आपका कहाँ पे होता है, वो आपका गुणसूत्र में होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा मेरे छात्रों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं 6 के बाद 7वां प्रश्न में, प्रश्न संख्या 7 में चलते हैं। तो प्रिय छात्रों प्रश्न संख्या 7 देखिए आप लोग, 7 क्या बोल रहा है कि कीड़े के अध्ययन को कहते हैं। देखिए कीड़े के अध्ययन को क्या कहा जाता है, आप लोग बताइए कीड़े के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। तो आप लोग को बताते चले कि जो आपका यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी है, ये एंथ्रोपोलॉजी ये आपका किसके अध्ययन को कहा जाता है, ये मानव जाति के अध्ययन को, किसको, मानव जाति के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एंथ्रोपोलॉजी। क्या कहता है मेरे छात्रों, एंथ्रोपोलॉजी, मानव जाति के अध्ययन को। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल क्या बोला था कि कीड़े के अध्ययन को, तो कीड़े के अध्ययन को क्या बोलेंगे, एंटोमोलॉजी कहेंगे। क्या बोलेंगे, एंटोमोलॉजी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्या बोलेंगे, एंटोमोलॉजी। किसके अध्ययन को, कीड़े के अध्ययन को। आप लोग पेन कॉपी लेके बैठे और नोट करते हुए चले, जो भी बात अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको आप लोग नोट करते चले छात्रों। इसके बाद चलते 7 के बाद चलते हैं 8वें प्रश्न में, प्रश्न संख्या 8 में। देखिए 8 आपका क्या बोल रहा है कि साइटोलॉजी निम्न के अध्ययन से संबंधित है। यानी साइटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है, क्या आपका कोशिका के अध्ययन से या जीवाणु के अध्ययन से या कवक के अध्ययन से या पादप के अध्ययन से, बताइए साइटोलॉजी किससे संबंध है। तो आप सबको पता है कि देखिए सी फॉर साइटोलॉजी और सी फॉर क्या होता है आपका, सेल भी होता है। और सेल को क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, साइटोलॉजी जो है वो किसके अध्ययन को कहते हैं, कोशिका के अध्ययन को कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे छात्रों, कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। यहाँ से आपको ये भी पूछ सकता है कि पादप के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पादप के अध्ययन को, तो आपका क्या हो जाएगा, बोटनी हो जाएगा, बोटनी हो जाएगा आपका पादप के अध्ययन को। अगर आपको ये भी पूछ सकता है कि कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, प्रिय छात्रों कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, आप लोग बताइए। तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी आपका कवक के अध्ययन को कहा जाता है। और जीवाणु का क्या हो जाएगा, बैक्टीरियोलॉजी हो जाएगी। देखिए बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, तो क्या हो जाएगा, बैक्टीरियोलॉजी हो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं 8 के बाद प्रश्न संख्या 9 में। देखिए प्रश्न संख्या 9 क्या बोल रहा है आपका कि वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेत, यानी वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय यानी इंडिकेटर कौन है। क्या आपका फर्न और साइकस है, या फिर हरे शैवाल तथा लिवरवट है, या फिर लाइकेंस तथा मॉस है, या फिर नीम तथा समुद्र शोक है। तो बताइए कि विश्वसनीय संकेत कौन हो जाता है वायु प्रदूषण का। तो इस बात को आप नोट करके रख लीजिएगा। आपका कौन होता है, लाइकेन तथा मॉस होता है। क्या होता है प्रिय छात्रों, लाइकेन तथा मॉस होता है। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में, 9 के बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 10 में। आप लोग इसी तरह से मेहनत करते चले और हमने को कमेंट बॉक्स में बताते चले। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है वो होता है। देखिए मोटर कार से कौन सा प्रदूषण उत्पन्न होता है। क्या आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, या फिर पीबी आपका सीसा हो जाएगा, या फिर एचजी आपका मरकरी हो जाएगा। बताइए आप लोग फटाफट बताइए प्रिय छात्रों, क्या हो जाएगा इस सवाल का जवाब। तो देखिए वायु मोटर कार से जो उत्पन्न प्रदूषण है ना, उसकी वजह से जो मानसिक रोग जो पैदा होता है वो आपका क्या हो जाएगा, पीबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीबी को क्या बोलते हैं, शीशा बोलते हैं, शीशा। पीबी हो जाएगा प्रिय छात्रों इस सवाल का जवाब। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इस कारण से ना जो हमारे शरीर में जो तांत्रिका कोशिका है उस पर इसका प्रभाव पड़ता है। चलते हैं इसके बाद 10 के बाद चलते हैं 11वां प्रश्न में, प्रश्न संख्या 11 में। देखिए 11 आपका क्या बोल रहा है कि प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था। देखिए प्रयोगशाला में कौन सा कार्बनिक यौगिक को सबसे पहली बार संश्लेषित किया गया था। तो बताइए क्या वो आपका लैक्टिक एसिड हो जाएगा, या ग्लूकोज हो जाएगा, या यूरिया हो जाएगा, या फिर यूरिक एसिड हो जाएगा। फटाफट आप लोग बताइए सवाल का जवाब, फटाफट जवाब दीजिए। तो देखिए आप सबको पता है कि लैक्टिक एसिड जो है, ये लैक्टिक एसिड आपका कहाँ पे पाया जाता है, लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से आपका मांसपेशी क्या होता है, दर्द होने लगता है। बाकी ग्लूकोज का आप लोग अनुसूत्र जानते हैं, ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। ये आपका क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण का प्रमुख ये आपका उत्पाद होता है। उसके बाद यूरिया का आप सूत्र जानते हैं, यूरिया का क्या होता है प्रिय छात्रों, NH2CO NH2। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा कि पहला जो संश्लेषित कार्बनिक यौगिक था वो आपका क्या हो जाएगा, यूरिया हो जाएगा। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में, 11 के बाद चलते हैं 12वां प्रश्न। देखिए 12वां प्रश्न आपको क्या पूछ रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है। इनमें से इन चारों में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में आपको मिलेगा। क्या आपका कार्बन हो जाएगा, या कैल्शियम हो जाएगा, या नाइट्रोजन हो जाएगा, या फिर ऑक्सीजन हो जाएगा। फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। तो आप सबको पता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नाइट्रोजन आपका कितना पाया था 78%, ऑक्सीजन आपका कितना पाया था 21%। इन सभी बातों को आप जानते हैं। तो देखिए इन चारों में से कौन हो जाएगा, कार्बन जो है, कार्बन ये क्या होता है जनरली सभी तत्वों में या आपका सभी यौगिकों में ये आपका पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में। तो क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों, इस सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं 12 के बाद 13वां प्रश्न में। देखिए इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहें, आप लोग का दिन ब दिन और भी मेहनत बेहतर होते चले जाएगा और हमारे साथ जुड़े रहें और मेहनत करते चले प्रिय छात्रों। देखिए अगला प्रश्न क्या है, 13वां प्रश्न कि हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी। देखिए अब से हम लोग ना रीजनिंग का भी क्लास शुरू कर देंगे, क्योंकि रीजनिंग में 10 प्रश्न आता है और हम लोग उसका भी क्लास शुरू करने वाले हैं बहुत जल्द। आप लोग घबराइए मत, हम लोग सारे चीज़ों का तैयारी कराएंगे और हिंदी का भी रेगुलर आपसे वीडियो अपलोड होने लगेगा। आप लोग हिम्मत बनाए रखें। तो देखिए हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी, क्या आपका चार्ल्स के द्वारा, या फिर कैवेंडिश के द्वारा, या फिर प्रिस्टले के द्वारा, या फिर रॉबर्ट बॉयल के द्वारा। आप लोग फटाफट बताइए कि हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए आप सबको पता है कि हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी, कैवेंडिश के द्वारा। किसके द्वारा, कैवेंडिश के द्वारा खोज की गई थी। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा प्रिय छात्रों, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन एक बात आप ये भी याद रखिएगा कि लेवोजियर जो है ना, लेवोजियर जिसको रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है, लेवोजियर जो है ये इन्होंने क्या किया था, हाइड्रोजन का यानी हाइड्रोजन नाम दिया था। ये जो आपका गैस है, जो आपका हाइड्रोजन जो गैस है, इस गैस का नाम हाइड्रोजन, इसका नाम हाइड्रोजन किसने रखा था। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, किसने नाम रखा था, लेवोजियर ने नाम रखा था। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। और आप ये भी जानते हैं कि हाइड्रोजन का कितना समस्थानिक हो जाता है, 3 हो जाता है। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में, 13 के बाद 14वां प्रश्न में। देखिए 14वां प्रश्न क्या है कि सूर्य का लगभग 70% भाग निम्नलिखित में से किससे बना है। सूर्य जो है उसका 70% भाग निम्नलिखित में से किससे बना है। क्या आपका हीलियम हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। फटाफट जवाब दीजिए। तो आप सबको पता है कि सूर्य का अधिकांश भाग जो है 70% भाग किससे बना है, वो आपका हीलियम से बना है प्रिय छात्रों। किससे, हीलियम से बना है। और हीलियम आपका क्या है, एक अक्रिय गैस है। क्या आपका हीलियम एक इनर्ट गैस है, निष्क्रिय गैस है। और आप ये भी बात जानते हैं कि जितना सारा भी इनर्ट गैस होगा सबका वैलेंसी कितना होता है, सबका वैलेंसी 0 होता है। और ये सभी कौन से ग्रुप में पाए जाते हैं, 18वें ग्रुप में। और 18वें ग्रुप को किस नाम से जाना जाता है, 0 ग्रुप भी कहा जाता है। तो चलते प्रिय छात्रों 14 के बाद चलते हैं 15वां प्रश्न में। 14 के बाद 15वां प्रश्न में देखिए, हालांकि आसान प्रश्न है, आपके एग्जाम में ऐसा नहीं कि पूरा सा प्रश्न खूब हार्ड ही आएगा। आपके एग्जाम में कुछ ही प्रश्न ऐसे होते हैं, चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम आप ले लीजिए, कुछ ही ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको थोड़ा टफ लगेगा, बाकी प्रश्न आपका नॉर्मल ही रहता है। तो आपको जो नॉर्मल प्रश्न रहे उसको देख करके आपको ये नहीं सोचना है कि वो ये तो आसान प्रश्न है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं घबराना प्रिय छात्रों। देखिए क्या है कि चाकू से काटी जा सकने वाली धातु, यानी कौन सी धातु को आप चाकू से काट सकते हैं। क्या आप तांबा को काटिएगा, या फिर लोहा को, या सीसा को, या सोडियम को। तो आप लोग बताइए इन चारों में से किस धातु को चाकू से काटा जाता है। तो आप सबको पता है कि सोडियम जो है, सोडियम इसको क्या किया जाता है, चाकू से काटा जाता है। और सोडियम को किस में रखा जाता है प्रिय छात्रों, किरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। सोडियम को किस में डुबोकर रखा जाता है, किरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। चलते हैं इसके बाद 15 के बाद चलते हैं 16वां प्रश्न में। देखिए 16वां प्रश्न क्या है कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित तिरिक के नियम का प्रतिपादन किया था। यानी ट्राइड रूल किसने दिया था, क्या आपका लोथर मेयर ने दिया था, या फिर डोब्रेनर ने दिया था, या फिर मैनलिफ ने दिया था, या फिर न्यूलैंड ने दिया था। तो आप सबको पता है, आप सबको एक बात पता है कि जो आपका जो न्यूलैंड साहब है, इन्होंने कौन सा नियम दिया था, अष्टक नियम दिया था। कौन सा नियम प्रिय छात्रों, अष्टक नियम दिया था। बाकी मैनलिफ साहब इन्होंने क्या किया था, आवर्त सारणी को देने का काम किया था, आवर्त सारणी को इन्होंने देने का काम किया था। ये बात भी आप लोग जानते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आपका डोब्रेनर चाचा है, डोब्रेनर इन्हीं ने क्या किया था, ट्राइड रूल यानी तिर्यक नियम दिया था। क्या दिया था, तिर्यक नियम। यानी ये 3 तत्वों को लेता था और तीनों तत्वों का क्या औसत निकालता था। औसत निकाल के क्या होता था, जो बीच वाला तत्व था उसका क्या होता था, द्रव्यमान उसके बराबर आता था। इन्होंने क्या किया था, तिर्यक नियम का प्रतिपादन किया था। चलते हैं इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न में, 16 के बाद 17वां प्रश्न। देखिए 17वां प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव नहीं है। देखिए प्रिय छात्रों, हम लोग अब तक जितना पढ़े ना उसका रिवीजन हम लोग एक वीडियो में डाले हैं संडे के क्लास में। हालांकि बहुत सारे मेरे प्रिय छात्र अब तक नहीं देखे हैं, उसको देखिए ताकि उससे आपको ये पता चलेगा कि आपका मेहनत कितना है, आप कितना तैयारी किए हैं। और हम लोग हर संडे को ऐसा ही करेंगे कि जितना चीज़ अब तक पढ़ चुके हैं उसका हम लोग रिविज़न करेंगे हर संडे को। तो चलिए क्या है कि कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। क्या आपका ब्यूटेन हो जाएगा, या हेक्सेन हो जाएगा, या बेंजीन हो जाएगा, या फिर मीथेन हो जाएगा। तो आप सबको पता है
है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव आपका क्या हो जाता है प्रिय छात्रों, वो आपका मीथेन हो जाता है। और आपका मीथेन गैस आपका कहाँ से निकलता है, ये गैस आपका देखिए टीआरई 1 में पूछा गया सवाल था कि आपका वो जमीन के अंदर से कौन सा गैस निकलता है, तो वो मीथेन भी निकलता है जमीन के अंदर से। उसके बाद आपका जो धान का खेत है ना प्रिय छात्रों, धान का खेत इसमें भी इससे भी आपका मीथेन गैस ज़्यादा निकलता है धान का खेत से भी। चलते हैं इस सवाल के बाद, चलते 17 के बाद चलते 18वां प्रश्न में। देखिए 18वां प्रश्न क्या है, बच्चा इसमें कंफ्यूज करेगा, बहुत कन्फ्यूजन करने वाला सवाल है। क्या है कि अम्ल वो पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या फिर इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है या फिर प्रोटॉन देता है या फिर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। देखिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऐसा लगा होगा कि बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के साथ खेला हो गया है। यहाँ पे ऑप्शन के साथ खेला हुआ प्रिय छात्रों, आपको बताने कि अम्ल वो पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, फिर इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, फिर प्रोटॉन देता है, फिर हाइड्रोजन आयन देता है, सॉरी हाइड्रोक्साइड आयन देता है। देखिए आपको पता है कि हाइड्रोक्साइड आयन जो है ये आपका कौन क्षार देने का काम करता है। जब आप क्षार को जल में घुलाते हैं तो क्या देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है। तो ये तो होगा नहीं प्रिय छात्रों। उसके बाद क्या हो जाएगा, इस सवाल का जवाब आपका क्या हो जाएगा कि अम्ल वो पदार्थ है जो क्या करता है, आपका क्या करता है, प्रोटॉन देता है। क्या देता है प्रिय छात्रों, प्रोटॉन देता है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, पेन कॉपी लेकर के इसको आप नोट कर लीजिएगा। बाकी अम्ल के बारे में कुछ बातें और आप लोग को बता देते हैं कि ये जल में घुल करके क्या देता है, हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। और कुछ बातें आप लोग को अगर बता दें तो ये क्या होता है, आपका स्वाद में खट्टा होता है प्रिय छात्रों। कैसा होता है, खट्टा होता है। और ये आपको क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को जला करके क्या कर देता है, लाल कर देता है। इन सभी बातों को भी आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये और पूछ ले कि इसका पीएच मान बता दीजिए तो क्या होता है, 7 से कम होता है प्रिय छात्रों। इन सभी बातों को भी आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में, 18 के बाद 19वां प्रश्न में चलते हैं। 19वां प्रश्न आपको क्या है, देखिए कि परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था, क्या आपका एल्फ्रेड नोबल ने या फिर फैराडे ने या फिर बोर तथा रदरफोर्ड ने या फिर वोल्टा ने। तो आप सबको पता है कि परमाणु संरचना का मॉडल किसने प्रस्तावित किया था, वो आपका किसने किया था, आपका बोर तथा रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था प्रिय छात्रों, बोर तथा रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना का मॉडल प्रस्तावित किया था। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते चले और मेहनत करते चले, और आप लोग पेन कॉपी लेकर के जो भी इंपॉर्टेंट बात हो ना उसको नोट कर ले और उसको क्या करें, आप अपना स्कोर भी बताते चले कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। इसी तरह से आप लोग मेहनत करते चले प्रिय छात्रों। देखिए दिन ब दिन हम लोगों का जो एक परिवार है वो बढ़ता जा रहा है, और आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों के प्यार से, इसी तरह से आप लोग मेहनत करते चले। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तभी आप लोग सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा ना लगे प्रिय छात्रों तो जबरदस्ती आप लोग को नहीं बोलेंगे कि आप लोग सब्सक्राइब करें। देखिए अगला प्रश्न है आपके सामने में, प्रश्न संख्या 20 कि लेजर बीम सदा होती है। जो लेजर लाइट देखते हैं ना, आप लोग बचपन में खेले होंगे, एक लेजर लाइट होता है, वो बहुत दूर तक उसका रोशनी जाता है, उसको लेके खेला जाता है। फिर जो खिलौना वाला जो बंदूक होता है उसके ऊपर में ना एक लेजर लाइट लगा रहता है और आप उससे निशाना लगाते हैं। तो वो जो लेज़र बीम है वो कैसा होता है, क्या वो आपका अभिसारी होता है या फिर अपसारी होता है या फिर समांतर होता है या फिर शुरू में समांतर और बाद में अपसारी। तो आप सबको थोड़ा थोड़ा बताते चलें कि जो अभिसारी होता है, अभिसारी किरण और अपसारी किरण, तो अभिसारी में क्या होता है ना कि आपका एक जगह आकर ना प्रकाश की किरणें एक जगह आकर के मिल जाता है। प्रकाश की किरण एक जगह आके अगर मिलेगा तो इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब एक जगह से चारों तरफ फैलता है ना प्रिय छात्रों, एक जगह से जब प्रकाश की किरणें चारों तरफ फैलता है तो उसको क्या बोलते हैं, अपसारी बोलते हैं, मतलब डाइवर्ट हो जाता है, डाइवर्ट चारों तरफ फैल जाता है। और एक जो आपका है समानांतर, मतलब जो एक ही रेखा में चले जाता है। और आप सबको पता है जो लेज़र लाइट है इसको अगर आप यूज़ कीजिएगा, आप देखिएगा तो क्या कीजिएगा, लेज़र लाइट को जब आप टॉर्च ऑन कीजिएगा उसका तो वो सीधी जाता है, वो आपका ना फैलता है ना सिकुड़ता है, बल्कि क्या होता है वो आपका सीधी चले जाता है, मतलब समांतर हो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों, समांतर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं 20 के बाद चलते हैं 21वां प्रश्न में। देखिए हर दिन हम लोग क्या करते हैं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों चीज़ का ना मिक्स लेके आते हैं। और आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जो कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम होना उसमें ना बायो का प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। देखिए प्रिय छात्रों कि विद्युत उपकरण में जो अर्थिंग होता है ना, अर्थिंग का उपयोग होता है। आप देखिएगा कि एक अर्थिन तार में ना एक अर्थिन वाला तार होता है, उसको ज़मीन से लगा के रखा जाता है। किस कारण से, तो क्या वो आपका खर्च को कम करने के लिए, या फिर क्योंकि उपकरण 3 फेज से कम का होता है इस वजह से, या फिर सुरक्षा के लिए, या फिर फ्यूज के रूप में। देखिए उसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि ताकि आपको ना उससे कोई झटका ना हो, उससे आपको कोई दिक्कत ना पहुँचे, मतलब सुरक्षा के लिए अर्थिन का इस्तेमाल किया जाता है प्रिय छात्रों। किसके लिए, सुरक्षा के लिए। बहुत आसान सा प्रश्न था। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं 21 के बाद चलते हैं 22वां प्रश्न में। देखिए 22वां प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधिता रेसिस्टेंस कितनी होती है। तो जो आपका आदर्श वोल्ट मीटर होता है उसकी प्रतिरोधिता कितनी होती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए फटाफट। तो उसकी प्रतिरोधिता क्या आपका 0 हो जाएगा या फिर निम्न हो जाएगा या फिर असीमित हो जाएगा या फिर उच्च हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। तो देखिए आप सबको ध्यान रखिएगा इस बात को कि जो आदर्श वोल्ट मीटर है ना उसकी प्रतिरोधिता क्या हो जाता है प्रिय छात्रों, उसकी प्रतिरोधिता असीमित हो जाता है। कितना होता है, असीमित होता है। कितना होता है प्रिय छात्रों, असीमित होती है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं 22 के बाद चलते हैं 23वां प्रश्न में। प्रश्न संख्या 23 में देखिए 23 आपका क्या बोल रहा है कि प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस में होगा? क्या आपका हीरे में होगा, या फिर पानी में होगा, या फिर निर्वात में होगा, या फिर हाइड्रोजन में होगा? आप लोग फटाफट बताइए। यहाँ से एक बात ये भी पूछता है कि प्रकाश कैसे गमन करती है, तो आप ध्यान रखिएगा प्रकाश किस रेखा पे? सीधी रेखा पे गमन करती है। किस पे प्रिय छात्रों? प्रकाश आपका हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है प्रिय छात्रों, उसके बाद देखिए आपका प्रकाश का वेग किस में अधिक होगा, तो आप सबको पता है कि प्रकाश का वेग किसमें? निर्वात में सबसे अधिक होगा। और निर्वात में कितना होता है? लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, यानी 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आपका ये भी सवाल बन सकता है, आपका बोलेगा कि प्रकाश का वेग कितना होता है, ये भी सवाल बन सकता है। तो इन सभी चीज़ों को भी आप नोट करते हुए चलिएगा मेरे छात्रों। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते 23 के बाद चलते 24वां प्रश्न में। देखिए 24वां प्रश्न आपका क्या है? आपका बोल रहा है कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? क्या आपका वो अनुप्रस्थ होती है, या अनुदैर्घ्य होती है, या फिर विद्युत चुम्बकीय होती है, या फिर अपरगामी होती है? तो आप लोग बताइए कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है प्रिय छात्रों? वो आपका अनुदैर्घ्य हो जाती है। कैसा? अनुदैर्घ्य हो जाती है। और आप लोग को भी धैर्य बना करके रखना है, और पेशेंस रखना है, और मेहनत करते हुए चलना है। हमारे साथ जुड़े रहना है और मेहनत करते रहना है। अगर हमारे साथ आप जुड़ गए तो बस हम लोगों पर विश्वास रखिए, हर हाल में आप लोगों को क्या करेंगे? कॉलेज में एक सीट दिला के छोड़ेंगे। इतना आप लोगों के लिए मेहनत करेंगे मेरे छात्रों। देखिए हम लोग का एक टाइम है कि आपका साइंस का जो क्लास है वो आपका 5 बजे अपलोड हो जाता है। उसके बाद आपका जो सोशल का क्लास है वो आपका क्या होता है 2 दिन के आपका वो 10 बजे अपलोड हो जाता है सुबह में। उसके बाद आपका जो और भी जितने सारे क्लास है, जैसे आपका मैथ का वो 1 बजे के टाइम में अपलोड हो जाता है। तो एक टाइम फिक्स किया हुआ है और आप लोग इसी तरह से मेहनत करते चले मेरे छात्रों। देखिए लास्ट प्रश्न आज के सेशन का कि वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं, जैसे आप कोई भी वस्तु आपका कोई भी वस्तु को ले लीजिए, चाहे ठोस ले लीजिए, द्रव ले लीजिए, फिर गैस किसी को भी ले लीजिए, उसको जब आप गर्म कीजिएगा, आप सबको पता है कि जो भी वस्तु है, जो भी पदार्थ है वो कणों से मिलकर बना होता है। तो उसमें उसके अणुओं में क्या हो जाएगा? अणुओं की चाल बढ़ जाएगी, या फिर की ऊर्जा कम हो जाएगी, या फिर का भार बढ़ जाएगा, या फिर का भार घट जाएगा। तो बहुत सिंपल था कि वस्तु को जब आप गर्म कीजिएगा ना, तो उसका अणु सब जो होता है, उसके अणुओं की चाल क्या होता है प्रिय छात्रों? वो बढ़ जाती है। क्या होता है? उसकी चाल बढ़ जाती है। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो प्रिय छात्रों ये था आज के सेशन का अंतिम सवाल। तो आप बताइए कि 25 सवाल में से आपका कितना नंबर आ रहा है, और आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वो भी बताएं, या फिर कुछ अगर गलत कमी है तो वो भी आप लोग बताएं। और हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें और मेहनत करते रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में प्रिय छात्रों।